जय हिंद दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर बैतूल। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, आज वो लेकर आए हैं। और ये पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन अभी जो भी मई में एग्जाम होने वाले हैं, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। और यहाँ से पूरी जो सीरीज है हम डाइवर्ट कर दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। ऐसे प्रश्न जिसके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, उन प्रश्नों को अब हम यहाँ से लेकर आ रहे हैं। और हमारी सीरीज है, इस सीरीज में हमारे पास में आज ये 19 नंबर का वीडियो है, 19 नंबर का वीडियो है। और इसके पहले के जो वीडियो है वो मिलेंगे आपको कहां पर, आई बटन में। पुरानी सीरीज मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलती है हमारी एप्लीकेशन की लिंक। तो एप्लीकेशन के लिंक में वहां पर हमारे पास फुल कोर्स है, तो ये तो अभी नहीं लेना चाहिए आपको। हाँ, आप लोग ले सकते हैं, क्या मॉक टेस्ट जरूर ले सकते हैं। इसमें आपको टोटल 60 टेस्ट मिलते हैं, 3000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें आपके तैयार होते हैं। और ये बेस बना देगा, आपके एग्जाम का बेस बना देगा। और यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। हमारे टेस्ट से पिछली बार भी पेपर में आए थे और अभी फिर से भी पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में गेट एंड ट्रांसफर डाटा ऑप्शन किस टैब में जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम की। अगर बात करें तो इस तरीके के जो प्रश्न है ये भर भर के पूछ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। कैसे है ये देखो, हमसे क्या पूछ रहा है, वो टैब पूछ रहा है। ये क्या हमारे पास टूल बॉक्स है, तो ये वाला टूल बॉक्स या ये वाला टूल हमारे पास एमएस एक्सेल में पूछ रहा है 2019 में कहां पर मिलने वाला है। तो ये जो हमारे पास गेट एंड ट्रांसफर डेटा है, ये बेसिकली बात किसकी कर रहा है, ये डेटा की ही कर रहा है। कौन सी टैब में मिलेगा हमको, ये मिलेगा हमको डेटा टैब में मिलेगा। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है कौन सा है, ये है। क्या करता है ये, तो ये बेसिकली हमारे पास में जो डेटा होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए, ये सारी जो चीजें हैं कहां पे होने वाली है, गेट एंड ट्रांसफर डेटा पावर ऑप्शन या पावर क्वेरी हम लोग इसको बोलते हैं, वहां पर इसको किया जाता है। ठीक है, यहां पर होम टैब है। होम टैब में सारे फॉर्मेटिंग के टूल्स हमारे पास में। व्यू टैब में सीट के व्यू से संबंधित हमारे पास ऑप्शंस मिलते हैं। और इंसर्ट में वो सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिनको हम सीट पर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेल के लिए क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेम मैनेजर, है ना। अब नेम मैनेजर का ऑप्शन हमको कहाँ मिलने वाला है। बेसिकली हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो टैब के ही आते हैं, डायरेक्ट टैब के क्वेश्चन। अभी जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसी तरह के प्रश्न है ये। तो ये भी कैसा हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है नेम मैनेजर किस टैब में मिलता है। तो नेम मैनेजर काम किस में आता है, देखिए नेम मैनेजर जो होता है ये हमारे जो सेल होती है या सेल की जो रेंज, हम सेल एड्रेस लगाते हैं, सेल रेफरेंस लगाते हैं, उसको रीनेम करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सेल और सेल की जो रेंज होती है उसको मैनेज करने के लिए हम लोग नेम मैनेजर का यूज करते हैं। तो कहां मिलेगा ये हमको, ये हमको मिलेगा भैया फार्मूला में। फार्मूला टैब के अंतर्गत हमको नेम मैनेजर का ऑप्शन मिलता है, जो और सेल की जो रेंज होती है उसको मैनेज करने के लिए काम में आता है। इसके अलावा रिव्यू टैब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सारी चेक करने वाली, मतलब हमारी सीट में हमने तैयार कर ली है, अब उसमें हम चेक कर रहे हैं कहाँ पर है, क्या है, कैसे है, सब चेकिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। डेटा की हमने बात करी, जितना भी डेटा है हमारा, तो डेटा को एनालिसिस करना, क्वेरीज निकालना, ये सारा काम वहीं पर होता है। व्यू में हमारे पास अभी हमने बात कर ली है, व्यू में क्या है, तो व्यू में हमारे पास सीट्स के व्यू से संबंधित टूल्स मिलते हैं। अगला प्रश्न है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये रिपीटेड क्वेश्चन है भैया, ये बार बार पूछ रहा है। इसके पहले भी पूछा था उसने और अभी फिर से पूछने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब आपके हिसाब ने कोई कंडीशन दी, उसके हिसाब से किसको फॉर्मेट करना, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना हमारे सेल के अंदर। तो हमारे सेल में टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। और बेसिकली इसमें होते क्या है, तो इसमें रूल्स होते हैं। क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसको फॉर्मेट कर पाते हैं। कौन सी टैब में हमको मिलता है ये, हमारे पास में ये मिलने वाला है कहां पर, होम टैब में। जी हाँ, होम टैब पर ही हमको मिल जाता है ना। कौन सा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। और ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आज के जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, सारे लिख के रख लेना। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही, है ना। नई वाला कोई ऑप्शन बनता नहीं है, प्रश्न आएंगे ही। जितने भी सेट बनेंगे, आज के जो क्वेश्चन है यहाँ से जो सीरीज आगे लेके जा रहे हैं हम लोग, उसके क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे। जैसे हर बार हम लास्ट में ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आते हैं और एग्जाम में बच्चे फिर अच्छे खासे नंबर लेकर आते हैं। इंसर्ट की हमने बात कर ली है, पेज पर लाने की बात, डेटा एनालिसिस वाली होगी और व्यू वाली होगी। यहाँ पे याद रखना कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ पे हमारे पास में, होम टैब में मिलने वाली है। फिर हमारे पास प्रोटेक्ट वर्कबुक।
है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी क्वेश्चन पूछता है कि आपकी सीट पर अगर आपको पासवर्ड वगैरह लगाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पर याद रखना प्रोटेक्ट वर्कशीट का ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पर हमको प्रोटेक्ट सीट का भी मिलता है, प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, है ना, वर्कबुक दे ही रहा है, तो सीट और वर्कबुक दोनों को आप यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और चाहे तो आप उसमें कुछ हद तक के परमिशन भी दे सकते हैं कि हाँ इसमें करेक्शन अगर करना हो तो वहां पर भी हम उसको परमिट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये जुड़ा हुआ किससे है, प्रोटेक्ट से है, मतलब लॉक करने से जुड़ा हुआ है। कौन सी टैब में मिलेगा हमको, ये कौन सी टैब में, तो यहाँ पर हमारे पास में, अच्छा इसने सीधे दे दिया है, कहा रिव्यू टैब में आपको प्रोटेक्ट ग्रुप के अंदर प्रोटेक्ट वर्कबुक मिल जाएगा, है ना। तो रिव्यू में जाएंगे और कहा जाएंगे, प्रोटेक्ट ग्रुप में जाएंगे, उस ग्रुप मतलब टूल बॉक्स में जाएंगे, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक, और वहीं पे आपको वर्कशीट का, प्रोटेक्ट वर्कशीट का ऑप्शन भी मिल जाता है, इसको याद रखिएगा। फाइल में बेसिकली हमारे पास में क्या होता है, तो फाइल में न्यू फाइल बनाना है, सेव करना है, ओपन करना है, सेव एज, प्रिंट, सेंड, ये वाले सारे ऑप्शन हमको यहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पर, फाइल में। और सबसे नीचे मिलता है हमको ऑप्शन, फाइल का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। और बाकी ये टैब के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अगला है पिवोट टेबल। पिवोट टेबल के बिना तो हमारा पेपर ही सेट नहीं होता है। 100% एग्जाम में आने वाला कोई प्रश्न है तो वो है पिवोट टेबल, आता ही है। पिवोट टेबल कहाँ मिलता है, तो इंसर्ट टैब जब हम ओपन करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन जो हमको मिलता है पिवोट टेबल का मिलता है, उसके बाद रिकमेंडेड टेबल का ऑप्शन पिवोट टेबल का, है ना। तो ये क्या हमारे पास में पिवोट टेबल के लिए जब भी कोई क्वेश्चन है तो याद रखना कि जब भी हमारे पास बहुत बड़ा कोई डेटा होगा, बहुत बड़ा डेटा होगा, है ना, उसको समराइज करना है या उसकी समरी तैयार करना है, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे किसका, पिवोट टेबल का यूज करने वाले हैं, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है वो कौन सी टैब में होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कहां मिलेगा, वो इंसर्ट टैब में सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है, पिवोट टेबल का है। अगला प्रश्न है स्टाइल पेन। स्टाइल पेन किस टैब में ओपन होता है, तो स्टाइल पेन हमारे पास में जो होता है बेसिकली क्या करेंगे, स्टाइल पेन में हम लोग हमारे सीट को स्टाइल देना है, टेक्स्ट को स्टाइल वगैरह देना है, तो ये सीट पेन का जो ऑप्शन है ये हमको जब मिलता है, कहाँ मिलता है, ये मिलेगा हमको सीधे सीधे जो सबसे पहली वाली हमारे पास में है क्या, होम, है ना। इसके पहले मैंने बात करी है कि फॉर्मेटिंग के सारे टूल्स हमको कहाँ मिलने वाले हैं, तो हमको होम टैब में ही मिलने वाले हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज ऑप्शन किस टैब में हमको मिलता है, ट्रैक चेंज बेसिकली है क्या, ट्रैक चेंज ये देखिए हमारे पास में जब भी हमने अभी जैसे हमने प्रोटेक्ट किया, जो हमारी सीट थी या वर्कबुक थी उसमें हमने उसको प्रोटेक्ट कर दिया, तो वहां पर हमको ट्रैक जो होते हैं, मतलब कि हमारे डेटा को हम लोग प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि उसमें कभी किसी ने कोई करेक्शन किया है या नहीं किया है, या करेक्शन किया है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी फिर हम लोग कर सकते हैं। तो ट्रैक चेन से हम लोग वहां पर चेक कर सकते हैं कि क्या वास्तव में हमारे डॉक्यूमेंट हमारे क्या पे होगा, ये वर्कशीट में कोई चेंजेस किए हैं या नहीं किए, उसके लिए तो हम कहाँ मिलेगा हमको, ये कौन सी टैब में मिलना है, तो क्योंकि ट्रैक चेंज की बात हो रही है, ट्रैक मैंने बताया क्या करेगा, जांच करने वाली बात हो रही है, और जांच करने वाले सारे टूल्स हमारे पास में कहाँ पर है, वो हमारे पास में भी है रिव्यू में। जांच करने वाले सारे के सारे टूल्स कहाँ पर है, रिव्यू टैब में। याद रखना, आंख बंद करके आंसर लगाइएगा, 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेविगेशन पेन ऑप्शन किस टैब में मिलता है। नेविगेशन पेन बेसिकली नेविगेशन पेन होता है क्या है कि हमारे डॉक्यूमेंट में हम जो भी काम कर रहे हैं, जितना भी जो भी हम काम कर रहे हैं, तो हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया होगा, तो उसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, नेविगेशन पेन को ओपन कर सकते हैं, है ना। और नेविगेशन पेन का जो हमको ऑप्शन है कहाँ मिलेगा, कौन सी नेविगेशन पेन है, ये क्या मैंने बोला आपको देखना है, तो नेविगेशन पेन हम कहाँ से देख सकते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा इसका आंसर क्या आने वाला है, व्यू टैब आएगा। व्यू टैब में हमको नेविगेशन पेन हम क्या करा देंगे, शो करा देंगे, वहां से देख लेंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन से चेंजेस हम लोगों ने किए हुए हैं, ठीक, इसको याद रखना। बाकी इन टैब की बात हम लोगों ने कर ली है, एक जैसे आंसर है। अगला हमारे पास है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, है ना। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर देखिए, इसके लिए याद रखना जब भी एग्जाम में प्रश्न आता है पेज से संबंधित सेटिंग्स के लिए, है ना, पेज से संबंधित किसी भी सेटिंग के लिए अगर प्रश्न आए तो याद रखना उसका आंसर हमेशा क्या होगा, पेज लेआउट या लेआउट। पेज लेआउट 2007 और इसके पुराने वाले वर्जन में हमको मिलता था, और जो नए वर्जन अपडेट हुए 2019 की अगर हम बात कर ले, ऑफिस 365 की बात कर ले, 2024 की अगर बात कर ले, तो वहां पर हमको मिलता है लेआउट का, है ना। पेज के संबंधित सारी सेटिंग क्या होगी, मार्जिन होगा, ये पेज का साइज होगा, ये सब हमको कहाँ मिलता है, ये मिलता है हमको लेआउट में। यहाँ पे नया टैब हमको मिला डिजाइन वाला, तो डिजाइन टैब में क्या होता है, सारी थीम्स होती है, डिजाइनिंग की सारी थीम्स मिलने वाली है, कहाँ पर हमको, डिजाइन टैब में, इसको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है इंसर्ट टेबल ऑप्शन किस टैब में होता है। इंसर्ट टेबल है ना, इंसर्ट टेबल का जो ऑप्शन है हम वर्ड के लिए बोले या एक्सेल के लिए, अगर इसको हम वर्ड के लिए क्वेश्चन बोले तब भी सेम आंसर है और एक्सेल के लिए बोलेंगे तब भी सेम आंसर ही होने वाला है ना। तो बेसिकली क्या है, इंसर्ट टैब का ऑप्शन हमको कहाँ मिलेगा, इंसर्ट टैब में ही मिलने वाला है ना। वहां से जाके हम टेबल को फिर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, फिर है स्लाइड मास्टर, पावर पॉइंट का क्वेश्चन हमारे पास में। स्लाइड मास्टर, अच्छा पावर पॉइंट की जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेलेक्टेड है, सीधे एग्जाम में मिलेंगे आपको। स्लाइड मास्टर ऑप्शन किस टैब में होता है, तो स्लाइड मास्टर हम लोग को बेसिकली नॉर्मल जैसे ओपन की हम लोग वहां तो हमको सीधे सीधे मिलने वाला नहीं है। कहाँ मिलेगा हमको, हमारे को मिलेगा स्लाइड मास्टर का ऑप्शन कहाँ पर, व्यू में। और स्लाइड मास्टर होता क्या है, तो स्लाइड मास्टर एक ऐसा व्यू होता है जिसके अंदर जब भी हम कोई स्लाइडें तैयार करते हैं तो एक मास्टर स्लाइड हम लोग तैयार करते हैं, देन उसमें हम सारी चीजें देख मेंशन कर देते हैं जो सारी स्लाइड के ऊपर चली जाती है। तो उसी व्यू को आपको देखना है, स्लाइड मास्टर का क्या देखना है आपको, व्यू देखना है। तब हम कहाँ जाएंगे, व्यू टैब में, और स्लाइड मास्टर व्यू पर हम क्लिक करेंगे और सीधे फिर हम लोग उसको देख लेंगे। ठीक, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रिहर्स टाइमिंग क्या होती है। रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन किस टैब में मिलता है। भैया रिहर्स टाइमिंग बेसिकली होती क्या है, देखिए रिहर्स मतलब रिहर्सल है ना। जब भी हम रिहर्सल करते हैं तो कोई भी काम हमको करना होगा तो काम करने के पहले हम लोग रिहर्सल कर लेंगे, एक बार दो बार तीन बार, जब हमको लगे कि अब ठीक है फिर हम उसको फाइनली परफॉर्म कर देंगे। वैसे ही हमारे पास में ये क्वेश्चन बनता है किसका, पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट का ये क्वेश्चन है और रिहर्स टाइमिंग जो है कहाँ यूज आएगा, जब हमको क्या करना है, स्लाइड चलानी है। तो स्लाइड चलाने के लिए जो स्लाइड की टाइमिंग होती है उसकी हम लोग पहले प्रैक्टिस करके देख लेंगे कि हाँ किस टाइम पे कितनी कैसी कैसी जा रही है ना, कितना समय लग रहा है हमको एक्सप्लेन करने में, उसको उतनी देर हम लोग रखते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं। तो स्लाइड कितनी देर रहेगी और कितनी देर में अगली स्लाइड आएगी, तो ये बेसिकली क्या है, टाइमिंग का इश्यूज जो रहते हैं तो उसको पहले चेक किया जाता है। तो वहां पर क्या होगा, हम रिहर्स टाइमिंग यूज कर लेंगे, जिससे हमको क्या होगा कि जिससे हम एक्चुअल परफॉर्म करने वाले हैं उसकी पहले से हमारी प्रैक्टिस हो जानी है। तो रिहर्स मतलब रिहर्सल याद कर लेना। कौन सी टैब में मिलेगा हमको, तो ये बेसिकली मैंने बताया आपको कहाँ मिलेगा, हमको स्लाइड को क्या कराना है, स्लाइड को शो कराना है। तो स्लाइड शो वाले ऑप्शन में हमको क्या मिलेगा, रिहर्स टाइमिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो याद रखना स्लाइड शो, ठीक है। या फिर रिव्यू तो जैसा का वैसा है, व्यू भी जैसा का वैसे, डिजाइन सारा डिजाइन में वो थीम्स वगैरह बैकग्राउंड वगैरह ये सारी चीजें उसमें आती है, याद रखना। अगला है स्लाइड सॉर्टर व्यू, है ना। स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है, जैसे स्लाइड जो होती है उनको हमको सॉर्ट करना है। तो बेसिकली इसका क्वेश्चन आता भी है कि इस तरीके से जितनी भी स्लाइड हमारे पास में होगी वो सारी की सारी हमको एक साथ यहाँ पे दिखने लगती है। फिर हम सॉर्ट कर सकते हैं, आगे पीछे सरका सकते हैं, सीक्वेंस वगैरह चेंज कर सकते हैं, है ना। ऐसे 6 स्लाइड हम मैंने बनाई तो 6 याद रखना कि उसमें हम 6 एक साथ देख भी सकते हैं, है ना। हालांकि जितनी भी होगी सारी की सारी हम लोग उसमें देख सकते हैं, पर 6 करके देख लो या पूरी एक साथ करके देख लो तो हमको क्या मिल जाएगा, वो स्लाइड सॉर्टर व्यू हो जाएगा। सारी स्लाइडों को हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। बेसिकली प्रश्न है स्लाइड सॉर्टर व्यू किस टैब में मिलता है। तो ये क्या है भैया हमारे पास में, ये व्यू है तो कहां मिलेगा, हमको व्यू टैब में ही मिलेगा। सीधे सीधे आंसर लगा दीजिए। तो स्लाइड सॉर्टर क्या होता है, स्लाइडों को सॉर्ट करना है, सारी स्लाइड एक साथ हम देख सकते हैं और उनको फिर आगे पीछे मूव भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कस्टम एनिमेशन पेन, है ना। ये भी किसका हमारे पास में, पावर पॉइंट का ही क्वेश्चन है। कस्टम एनिमेशन पेन जो होता है, जो हमारे पास राइट साइड में आता है, क्या करते हैं हम लोग, हमारे जो स्लाइड होगी उस पर जो ऑब्जेक्ट हमने लेकर आए हैं तो उन ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग एनिमेशन अप्लाई करते हैं, है ना। तो बेसिकली हमारे वहाँ ऑब्जेक्ट हम कैसे दिखेंगे, हमको मूवेबल दिखेंगे या चलते हुए दिखाना हमको, या मोशन पाथ वगैरह हमको देना है, तो वहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट हम लोगों को मिलते हैं। तो बेसिकली कस्टम एनिमेशन पेन किस टैब में मिलेगा, तो ये मिलेगा हमको एनिमेशन में, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे हमारे पास में ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन में हमको बेसिकली स्लाइड ट्रांजिशन, एक स्लाइड जाएगी दूसरी आएगी तो उसके बीच में हम जो इफेक्ट वगैरह यूज करते हैं वो कहाँ मिलने हमको, ट्रांजिशन में। तो स्लाइड ट्रांजिशन याद रखना जब 2 स्लाइड चेंज हो, और एनिमेशन याद रखना कि जब एक ही स्लाइड पे अलग अलग ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो, वो एनिमेशन कहलाता है। फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स किस टैब में ओपन होता है। फॉर्मेट बैकग्राउंड, है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जिक्र किया था, क्या करना है हमको, बैकग्राउंड। तो ये जुड़ा हुआ है किससे भैया, थीम से जुड़ा हुआ है। अब थीम्स कहाँ मिलती है, तो इसके पहले मैंने बता दिया कि हमारे पास जो टैब होती है कौन सी, डिजाइन टैब होती है, और डिजाइन टैब में ही हमको थीम से संबंधित सारी जानकारी डिटेल्स वगैरह मिलती है, हम अप्लाई कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो वहीं पर हमको मिलेगा फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन, कहाँ पर, डिजाइन टैब में।
अगला है कौन सा डिवाइस ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। नेटवर्क के क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास में। अच्छा, हम लोगों ने सारे स्पेसिफिक अलग अलग टॉपिक वैसी क्वेश्चन छाट के निकाले हैं। यहाँ से सारे के सारे टॉपिक कवर करते चलने वाले हैं हम लोग, और एग्जाम तक के हम बेहतर तैयारी करने वाले हैं। कौन सा डिवाइस ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर पर काम करता है। ओएसआई मॉडल में तो टोटल 7 लेयर होती है। किस लेयर पर कौन सा डिवाइस, किस लेयर पर कौन सा प्रोटोकॉल, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम का बनता है, तो आप तैयारी कर लीजिएगा। हालांकि हम सारा करा दे रहे हैं, पर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस घर पे भी आपको करनी चाहिए। हमारे पास में है नेटवर्क लेयर पर कौन सा डिवाइस काम करता है, तो याद रखिएगा नेटवर्क लेयर पर कौन सा होता है, वहां पे होता है हमारे पास राउटर। ठीक, अगर हम स्विच की बात करें, हब की और ब्रिज की, तो यहाँ पर हमारे पास जो ब्रिज है और स्विच है, ब्रिज और स्विच है ना, ये दोनों कहाँ पे होते हैं, तो ये होते भी डाटा लिंक पे। कहाँ पे होने वाले हैं, ये डाटा लिंक पे होने वाले। और हब की अगर बात करूं तो ये कहाँ पर होगा, ये होगा फिजिकल लेयर पर। हब होता है फिजिकल लेयर पर, जबकि ब्रिज और स्विच क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास में डाटा लिंक लेयर पर। हमारा प्रश्न है नेटवर्क लेयर के लिए, तो वहां पे क्या हमारे पास में राउटर। कौन सा डिवाइस मैक एड्रेस के आधार पर डेटा फॉरवर्ड करता है। हाँ जी, मैक एड्रेस क्या होता है, हमारे कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस होता है। तो इसके आधार पर कौन सा डिवाइस क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफर करेगा, आगे भेजने वाला है। तो कौन सा होगा, हमारे पास में है राउटर, स्विच, गेटवे और मॉडेम। तो यहां पर अगर मैं सभी का अगर आपको बता दूं तो देखो, जैसे राउटर क्या करता है, ये आईपी एड्रेस यूज करता है डाटा ट्रांसफर करने के लिए। स्विच जो होता है हमारे पास में, ये यूज करता है किसको, मैक एड्रेस को यूज करेगा। गेटवे क्या करता है, तो गेटवे हमारे पास में बेसिकली प्रोटोकॉल्स का यूज करता है, किसका, प्रोटोकॉल। और मॉडेम क्या करता है, तो मॉडेम हमारे पास करते हैं सिग्नल का यूज। किसका यूज करेगा, मॉडेम सिग्नल का यूज करेगा। गेटवे किसका करेगा, प्रोटोकॉल का। स्विच किसका करेगा, मैक एड्रेस का। राउटर किसका करेगा, आईपी एड्रेस का। इसके आधार पर लोग डाटा ट्रांसमिट करते हैं, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर मैक एड्रेस किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, स्विच के लिए। इसके जस्ट पहले हमने एक प्रश्न में देखा है, क्या देखा है, ब्रिज देखा है ना। ये जो ब्रिज है ना, तो ब्रिज जो होता है, देखो ब्रिज और स्विच दोनों कहां पर है, दोनों डाटा लिंक लेयर पर है। तो याद रखना कि मैक एड्रेस के साथ में जो ब्रिज होता है वो भी डाटा ट्रांसमिट करता है ना। तो स्विच और ब्रिज लगभग एक जैसे काम थोड़े से करते हैं, ये भी याद रखना। चलिए इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हब किस प्रकार का डिवाइस है। तो हब जो है हमारे पास में ऑप्शन देखने पड़ेंगे हम, क्या है, इंटेलिजेंट है, लेयर थर्ड का है, स्मार्ट है, या पेसिव डंप डिवाइस है। तो हब जो हमारे पास में है, इसका यूज हम बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। कैसा, बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। पेसिव है वो, क्या यूज करते हैं, फिजिकल लेयर पर काम करता है, और इसमें कोई भी हमारे पास में प्रोटोकॉल्स वगैरह कुछ नहीं है, कोई रूल्स वगैरह कुछ नहीं है ना। उसमें डाटा आप दे दो तो सबको बराबर बांट देता है ना। तो बेसिकली क्या करता है, वो डेटा को जितने भी कंप्यूटर उससे कनेक्ट होंगे सबके पास वो भेज देगा, कहीं भी रोकने वाला नहीं है। तो कैसा हमारे पास डंब डिवाइस है, याद रखना है ना। डंब मतलब कि जहां पर सारा आके कनेक्ट हो रहा है, सारा का सारा आके कनेक्ट हो रहा है, और कैसा हो रहा है, एक जैसा सबको मिल रहा है, वो क्या कहलाता है, डम टर्मिनल भी हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे हम सारे के सारे पोर्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका डम डिवाइस है, याद रखना। लेकिन कैसा है, वो पेसिव टाइप का है, जो हमेशा से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, सिर्फ कनेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं, इसके अलावा कोई यूज नहीं होता है। तो याद रखिएगा इसको। ब्रिज किस लेयर पर काम करता है, इसका आंसर तो मैंने अभी दे दिया थोड़ी देर पहले। ब्रिज कहां पर हमारे पास में, डेटा लिंक लेयर पर ब्रिज काम करता है, और स्विच काम करता है, हम लोगों ने बात कर ली है ना। फिजिकल लेयर पे हमारे पास में क्या होता है, हब होता है। नेटवर्क लेयर पर हम लोगों ने अभी देखा, क्या देखा, नेटवर्क लेयर पर राउटर को देखा है ना, यहाँ पे हमारे पास नहीं है। अगला है, गेटवे किसका ट्रांसलेशन करता है। तो गेटवे का भी, गेटवे याद रखना, हमेशा गेटवे को याद रखिएगा। गेटवे का यूज किया जाता है किस लिए, गेटवे भैया प्रोटोकॉल परिवर्तक है, प्रोटोकॉल को बदलता है। तो एक दूसरे नेटवर्क, दो अलग अलग नेटवर्क को जब आपस में जोड़ा जाता है, तो उन नेटवर्क्स के प्रोटोकॉल को बदलने का काम किसका है, गेटवे का है ना। एग्जाम्पल देख लो, मतलब ए है और बी है, इसके अपने प्रोटोकॉल है, इसके अपने प्रोटोकॉल है। जब यहाँ से डाटा यहाँ जाएगा तो इसके प्रोटोकॉल्स को बदल देगा इसके अकॉर्डिंग, और ये यहाँ का डाटा यहाँ पे आएगा तो इसके प्रोटोकॉल्स को बदल देगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या कहलाएगा हमारे पास में, प्रोटोकॉल्स है ना। किसका ट्रांसलेशन करता है, तो प्रोटोकॉल्स का करता है, याद रखिएगा है ना। और यहाँ पे आईपी एड्रेस दे रहा है, मैक एड्रेस दे रहा है। आईपी एड्रेस हमारे कंप्यूटर का लॉजिकल एड्रेस है, जबकि मैक एड्रेस हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर का एड्रेस है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
HTTP किस पोर्ट नंबर पर काम करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। HTTP जो होते हैं हमारे पास पे, क्या बेसिकली प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अच्छे खासे आते हैं। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है पोर्ट नंबर, है ना, जैसे यहाँ पे क्या दिया हमको 21, ये किसका है, ये FTP का है भैया, है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 25 किसका है, तो SMTP का है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है वो कौन सा पोर्ट नंबर यूज कर रहा है, 25। अगर हम सॉरी 80 की अगर बात करें तो 80 जो हमारे पास में किसका है, ये है HTTP का। और अगर हम 110 की बात करें तो ये हमारे पास किसका है, तो ये है POP3, पोस्ट ऑफिस 3 का है। ठीक है, तो पोर्ट नंबर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये हमारे एग्जाम में हमसे पूछता है। फिलहाल HTTP के लिए क्वेश्चन है, HTTP हमारे पास ये है, तो इसका पोर्ट नंबर क्या आएगा, 80। चलिए अगला क्वेश्चन है, HTTPS किस प्रोटोकॉल का सिक्योर वर्जन है? भैया यहाँ पर ये भी पूछता है, जैसे HTTP और ये पे S लगा हुआ है ना, तो इस S का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, क्या होता है, सिक्योर। तो ये सिक्योर वर्जन है किसका, HTTP का। सिक्योर वर्जन है किसका, HTTP। बस सीधे लगा दो, खत्म। चलिए फिर FTP का उपयोग किसके लिए किया जाता है? FTP इसका फुल फॉर्म ही हमको बोलता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो किसके काम में आएगा, ये फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, ईमेल, वेब, फाइल ट्रांसफर। क्या आ रहा हमारे पास सीधे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का उपयोग किस लिए किया जाता है? SMTP बस इसका भी फुल फॉर्म बोल दीजिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो किसके लिए काम में आएगा, ये बोल रहा है सिंपल मेल क्या है, ट्रांसफर है, मतलब कि भेजने के लिए। ये बोल रहा है रिसीविंग मेल, ये बोल रहा है सेंडिंग मेल। तो किसके लिए आएगा, सेंडिंग मेल के लिए आएगा। SMTP किसके लिए है, भेजने के लिए, प्राप्त करने के। रिसीविंग के मेल की बात करते तो क्या आता, फिर हम लगा देते POP। ये किसके लिए, ये रिसीव करने के लिए। तो सेंड करने की बात हो रही तो क्या होगा, SMTP, है ना। फाइल ट्रांसफर के लिए FTP यूज करते हैं और सिक्योरिटी के लिए हम लोग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। POP3 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये तो अभी हमने बात करी है, किसके लिए है POP, ये भी हम मेल को रिसीव करने के लिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे एग्जाम में आने वाले हैं, इनको नोट डाउन करिए और याद कर लीजिए। सेंडिंग मेल के लिए हमारा जस्ट इसके पहले हम लोगों ने देख लिया SMTP, ये फाइल शेयरिंग ब्राउजिंग अलग चीज है। DBMS, टॉपिक चेंज। DBMS का मुख्य कार्य क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फुल फॉर्म तो हमको पता है। इसका मुख्य कार्य क्या है ना, ये बोल रहा है डेटा को प्रोसेस करना। डेटा को प्रोसेस करना किसका काम भी है, ये CPU का है, डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। तो ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। डेटा को क्या करेगा, स्टोरेज करेगा, और उसका मैनेजमेंट करने का काम किसका है, DBMS का है ना। नेटवर्किंग के लिए हम नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज करते हैं और सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी डिवाइसेस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे हम एप्लीकेशन भी यूज करते हैं डिवाइसेस के अलावा। प्राइमरी की विशेषता क्या है? प्राइमरी की बेसिकली होती क्या है, जो भी टेबल हम लोग यूज करते हैं, टेबल सारणी वगैरह होती है हमारे पास में, नेम एड्रेस इस तरीके से। तो जो नेम होगा ये फील्ड्स कहलाती है, इन्हीं फील्ड्स को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की। नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, इन फील्ड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी की बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। इसकी विशेषता क्या होती है, ये बोल रहा है यूनिक एंड नॉट नल, कैन बी नल, डुप्लीकेट अलाउड और ऑप्शनल। तो देखिए जो प्राइमरी की होती है ना, ये हमेशा कैसी होने वाली है, यूनिक होने वाली है, और कभी भी कैसी, नॉट नल, ब्लैंक नहीं होगी, खाली नहीं होने वाली है। तो प्राइमरी की जो होगी हमेशा कैसी होगी, यूनिक होगी, और खाली अगर होगी तो वो भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो याद रखना। और बेसिकली प्राइमरी की जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है डेटाबेस, तो याद रखना कि इस तरीके से हमारे पास में कैसा, इस तरह के टेबल होता है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा नेम, एड्रेस, ये मोबाइल नंबर, तो ये क्या है, यही प्राइमरी की है ना। यहाँ पे फिर नेम आएंगे, यहाँ पे एड्रेस आएंगे। तो ये क्या है, बेसिकली जो हम ऊपर फील्ड देते हैं, इन्हीं फील्ड्स को हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं, और एक से ज्यादा भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है फॉरेन की क्या होती है? तो फॉरेन की बेसिकली प्राइमरी की ही होती है। एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल के लिए फॉरेन की हो जाती है, और दूसरे टेबल की फॉरेन की, दूसरे टेबल की प्राइमरी की पहले टेबल के लिए फॉरेन की, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए क्या होगी, फॉरेन की हो जाएगी। बेसिकली कैसी है वो, प्राइमरी की है लेकिन अलग अलग टेबल की। फॉरेन की का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हमको बोल रहे हैं यूनिक डाटा के लिए, लिंकिंग टेबल के लिए, सॉर्टिंग के लिए और फिल्टरिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि फॉरेन की हम यूज क्यों कर रहे हैं, कि मैंने अभी बताया आपको कि एक जब तक के दो टेबल नहीं होंगे फॉरेन की का जिक्र होगा ही नहीं। दो या दो से अधिक टेबल होने चाहिए,
तो हमारे पास में एक टेबल ये हो गया ए, ये एक टेबल हो गया बी, यहाँ पर भी क्या हमारे पास में नेम हो गया, यहाँ पर भी हमारे पास में नेम हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए कैसी होगी, फॉरेन की हो गई। किस कंडीशन में, हमने बोला कि ये टेबल हमारा प्राइमरी टेबल हो गया, मुख्य टेबल ये हो गया, यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, तब इस टेबल की जो प्राइमरी की होगी इस टेबल के लिए कैसे हो जाएगी, फॉरेन की हो जाएगी। और हम लोग यूज कब करते हैं, इसका उपयोग कब करते हैं हम, जब हमको दो टेबल को आपस में क्या करना होगा, लिंक करना होगा, आपस में जोड़ना होगा। तो क्या आएगा, लिंकिंग टेबल जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एसक्यूएल में सेलेक्ट स्टेटमेंट का उपयोग क्या है। सेलेक्ट स्टेटमेंट का उपयोग क्या है, तो हमारे पास में किसी भी स्टेटमेंट में है ना, हम लोग क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट से होगा क्या, तो हमारे पास में ऑप्शन दे रहा है डाटा को इंसर्ट करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट करेगा। देखिए ये तीनों जो चीजें हमारे पास में दे रहा है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये कहलाता है डेटा मैनिपुलेशन। क्या कहलाएगा, ये डेटा मैनिपुलेशन कहलाएगा, है ना। तो ये तीनों चीजें जब भी प्रश्न आएगा डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है, तो आप ये आंसर लगा दीजिएगा। हमारे पास में सेलेक्ट स्टेटमेंट के लिए क्या करेंगे, हम रिट्रीव डाटा करेंगे, उसमें से जानकारी हम निकालने वाले हैं, है ना। रिट्रीव डाटा मतलब उसको रिकवर करके जानकारी हम लोग उसमें से निकाल कर और फिर काम करने वाले हैं। तो याद रखिए डाटा को क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे या रिकॉल करेंगे, वापस बुलाएंगे, वो वाली चीज होती है, तो याद रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, उद्देश्य क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन वैसे तो हमने कंपटीशन में देखी ही है कि सब समतल बराबर करने के लिए किया जाता है, तो वही चीज वैसी की वैसी क्या होगी यहाँ पर होने वाली है। क्या होगा, इंक्रीज रिडेंसी, रिड्यूस रिडेंसी, स्पीड ओनली या बैकअप। तो हमारे पास में जैसे एक वर्ड ये आ रहा है, क्या रिडेंसी आ रहा है। रिडेंसी होता है क्या है, तो ये डेटा की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। एक ही डेटा अगर हमारे कंप्यूटर में मल्टीपल जगह पर अगर रखा हुआ है तो उससे हमारे डेटा की रिडेंसी मतलब कि पुनरावृत्ति बढ़ रही है। एक ही डाटा अलग अलग जगह रखा हुआ है, तो अब हम कभी डाटा हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो जो सामने दिखा उसी पे हमने डाटा अपडेट कर दिया, एडिट कर दिया, दूसरी बार आया तो हमने किसी और पे कर दिया, ये वाले चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इससे डाटा आपका क्या मिसमैच होता है और उसको हम डाटा की क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। डाटा की रिडेंसी की वजह से डाटा की इनकंसिस्टेंसी या विसंगति उत्पन्न होती है, ये आपको याद रखना है। फिलहाल हमसे बोल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन से होता क्या है, तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, वो हमारी रिडेंसी जो होगी उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। हमारी रिडेंसी जो होगी इसको कम करने का, पूरा पुनरावृत्ति को कैसे कर देगा, कम कर देगा, है ना। इससे होगा क्या, इससे हमारी इनकंसिस्टेंसी जो होगी वो अच्छी हो जाएगी, नहीं तो वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो याद रखना डाटा रिडेंसी से क्या होगा, डाटा एक ही डाटा हमारे कंप्यूटर में मल्टीपल जगह रखा हुआ है, वो क्या कहलाता है, डाटा रिडेंसी कहलाता है। तो उसको कम करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। अगला है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया वो टेस्टिंग के दौर से गुजर रहा है। टेस्टिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते, याद रखना, है ना। तो क्या हो रहा है, टेस्टिंग के गुजर रहा है कि भाई क्या क्या उसमें खराब है क्या नहीं है। तो बेसिकली जब हम टेस्ट करते हैं, तो अगर किसी भी चीज को हम टेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें खामियां ढूंढते हैं, है ना, कि उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। तो वैसे ही जब हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लिया गया है और अब टेस्टिंग की प्रोसेस से वो गुजर रहा है, तो उसमें क्या चेक किया जाएगा, हम लोग चेक करने वाले हैं कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। क्या चेक करते हैं हम लोग, कोई एरर तो नहीं है, इसको चेक करने वाले। तो याद रखिएगा इसको। कोड राइटिंग, डिजाइनिंग या डॉक्यूमेंटेशन ये हम लोग टेस्टिंग में चेक नहीं करते। टेस्टिंग का कौन सा प्रकार फंक्शनली एक वेरीफाई करता है, को वेरीफाई करता है ना, जो उसकी जितनी फंक्शन है तो फंक्शनली उनको क्या करेगा, वेरीफाई करता है। तो कौन सा टेस्ट, है ना, तो जब टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसको कौन सा ऐसा फेज है जहाँ पे फंक्शनली उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। हमको बोल रहा है नॉन फंक्शनल, फंक्शनल टेस्टिंग, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी। तो बेसिकली सीधा सीधा आंसर बनी रहा है हमारे पास में कि जो टेस्टिंग वाले दौर है और हम फंक्शन की हमको बात करनी है कि फंक्शन कैसे काम करने वाला है, तो हम यहाँ पर फंक्शनल टेस्ट जो होगा इसी को वेरीफाई करेंगे, है ना, कि उसमें जितने भी हम लोगों ने ऑप्शन दिए हैं सारे फंक्शन जो है वो बराबर काम कर रहे हैं या नहीं, उसको टेस्ट किया जाएगा, याद रखना। परफॉर्मेंस से तो बात की प्रोसेस है कि कैसा वो परफॉर्म कर रहा है, आउटपुट कैसे निकल के आ रहा है। सिक्योरिटी वाला काम हो गया और नॉन फंक्शनल तो यहाँ पे यूज नहीं करेंगे।
फिर है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या नहीं देखा जाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, एग्जाम में पूछा गया है ना, और बार बार पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या नहीं देखा जाता, तो हमको बोल रहा है उसमें आउटपुट नहीं देखेंगे, इनपुट नहीं देखेंगे, इंटरनल कोड या रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली हमारे पास जो ब्लैक बॉक्स होता है उसकी टेस्टिंग में हम क्या नहीं देखते। ब्लैक बॉक्स बन गया है, आप टेस्ट कर रहे हो उसको, तो आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन क्या नहीं देख सकते, उसके इंटरनल कोड जो होंगे उसको आप नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद में है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या टेस्ट किया जाता है। तो जो व्हाइट बॉक्स होता है जब इसकी टेस्टिंग की जाती है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल जो लॉजिक्स होते हैं, है ना, आंतरिक और जो आपके लॉजिक क्या बोलते हैं, तर्क जो होते हैं, इनकी टेस्टिंग की जाती है। कहां पर, व्हाइट बॉक्स में। दोनों को याद रखना, है ना, दोनों आंसर लगभग सिमिलर आते हैं लेकिन क्वेश्चन अलग अलग हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा वहां पर। अगला क्वेश्चन है रिग्रेशन टेस्टिंग कब किया जाता है। रिग्रेशन टेस्टिंग बेसिकली होता क्या है, हमको वही बताना है कि जब हम कब चेक करने वाले हैं। बेसिकली रिग्रेशन टेस्टिंग जो होती है कि हमारे पास पहले से हमने कोड वोड सब तैयार हो गए, कोडिंग वगैरह, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का क्वेश्चन है, तो कोडिंग हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है, अब उस पर हमको नया कोड ऐड करना है। तो नया कोड जब हम ऐड करेंगे तो कोशिश ये रहेगी कि नया कोड हम डाल तो रहे हैं उसमें, लेकिन जो पुराने कोड्स होंगे उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, नहीं तो फिर आगे एक नई प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। बेसिकली नए कोड उसमें क्यों डाल रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे कि हमने जो नए कोड हम लोग डाल रहे हैं इससे पुराने कोड जो है वो खराब तो नहीं हो रहे या उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट वहां पर नहीं हो रही है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के समय में। तो क्या करेंगे हम लोग, रिग्रेशन टेस्टिंग कब करेंगे, जब हम क्या करेंगे, उसमें नए कोड जब हम डाल रहे हैं तब टेस्ट कर लेंगे कि जो पहले के उसके कोड है उसको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना। बिफोर, आफ्टर या नो नीड की यहाँ पर हमको जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, जब नए कोड डालेंगे तभी चेक करने वाले। अगला क्वेश्चन है स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है। तो ये तो आपको पता है स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है। तो क्वेश्चन नंबर 35, इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है। तो स्पीकर हमको पता है कौन सा डिवाइस है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। माइक होता तो वो इनपुट हो जाता। माउस किस प्रकार का डिवाइस है ना, तो माउस आ गया हमारे पास में। माउस हमको पता है कि ये हमारा मुख्य इनपुट डिवाइस में से एक है, और ये कैसा है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, तो इसको सीधे सीधे इनपुट लगा दो और चलने दो। कम्युनिकेशन में हमारे पास में क्या आता है, मॉडेम आता है, याद रखना। स्टोरेज में सारी स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, सब। ऑप्टिकल माउस किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। तो ऑप्टिकल माउस हम लोग यूज, अभी जितने माउस कर रहे हैं हम लोग ऑप्टिकल यूज कर रहे हैं। हालांकि माउस के प्रकार याद रख लीजिएगा, 3 प्रकार के हम लोग यूज करते हैं। एक मैकेनिकल माउस जो पहले आता था, उसके बाद में जो माउस हमारे पास में आया वो ऑप्टिकल आया, और एक आता वायरलेस। तो ये ऑप्टिकल माउस का हमारे पास में क्वेश्चन है, इसको याद रखना। तो ऑप्टिकल माउस की तकनीक क्या है, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, लेजर या एलईडी सेंसर जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर, ऑप्टिकल माउस में, है ना। मैकेनिकल माउस में यूज करते हैं। मैग्नेटिक हमारे पास कोई माउस नहीं है, और इंफ्रारेड भी हमारे पास कोई माउस नहीं है। इंफ्रारेड क्या होता है, हमारा रिमोट होता है टीवी का। ट्रैक बॉल माउस में क्या अंतर है। ट्रैक बॉल और माउस में काम के हिसाब से दोनों सिमिलर है, दोनों एक दूसरे के काम कर सकते हैं। ज्यादा फाइन तरीके से ट्रैक बॉल करने वाला है। दोनों में अंतर बेसिक सा ये है कि हम लोग जब काम करते हैं कंप्यूटर पे तो माउस को हमको ड्रैग करना होता है, माउस को चलाकर हम पॉइंटर को मूव करते हैं। जबकि ट्रैक बॉल में क्या होता है कि ट्रैक बॉल जगह पे रहता है, उसके ऊपर एक बॉल लगी होती है, उस बॉल को मूव करके और फिर हम पॉइंटर को सरकाते हैं। तो क्या बोल रहा है, नो मूवमेंट ऑफ डिवाइस, बॉल रोटेट, है ना। ट्रैक बॉल कैसे अलग है कि इसमें कोई डिवाइस जो है मूवमेंट नहीं करेगा, बॉल जो होगी वो रोटेट होगी। तो बॉल को घुमाकर और फिर हम क्या कर सकते हैं, उसमें कर्सर को सरका सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज करेंगे। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है। स्कैनर हमारे पास में हार्ड कॉपी जो होती है उसको डिजिटल कॉपी में बदलने के लिए यूज करते हैं, और हमको पता है ये कैसा है, स्कैनर हमारे पास में इनपुट डिवाइस है, इसको याद रखिएगा। कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है लेकिन उससे इलेक्ट्रिकली इरेज और रिट्रीव किया जा सकता है। नॉन वोलेटाइल मतलब कि उसके अंदर का डाटा बिजली सप्लाई जाने के बाद भी जैसा का वैसा रहता है, वो क्या होगी, नॉन वोलेटाइल। और वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है कि जब तक उसको बिजली मिल रही है उसके अंदर का डाटा जैसा का वैसा रहेगा, बिजली जाने के बाद डाटा अपने आप नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप एस रैम, डी रैम, ये दोनों रैम के फॉर्म है, और ये दोनों हमारे पास में कैसे है, ये हमारे पास में वोलेटाइल है। कैश मेमोरी भी हमारे पास में रजिस्टर से मिलकर बनी हुई है, ये भी कैसी है, ये भी वोलेटाइल मेमोरी है। ईईपी रोम,
इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है, और ये एक तरह का रोम का फॉर्म है ना, जो कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। लेकिन ये पहले क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है ना, मतलब इलेक्ट्रिकली उसका डाटा जो है उसको हटा सकते हैं और फिर से प्रोग्राम करके उसको हम लोग रीड ओनली बना सकते हैं। तो याद रखिएगा हमारे प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है, EEPROM। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेज को ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। वेब पेज को ट्रांसफर करना है तो बेसिकली जब हम www.google.com ने डाला, जैसे एंटर करते हैं तो वहां पे क्या जाता है, सामने एड्रेस के सामने आ जाता है HTTP, है ना। वो क्या करता है, वो सर्वर से पेज को ट्रांसफर करके हमारे वेब ब्राउजर पर या हमारी स्क्रीन पर लेकर आता है। तो याद रखें क्या आएगा उसका, HTTP। और ये वेब जो ब्राउजर होता है, जो वेबसाइट होती है, उसके लिए अनिवार्य है, उसके बिना नहीं चलता है। फिर हमारे पास में है MS एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस का सिंबल, है ना। सेल एड्रेस को क्या कैसा करना है, आपको एब्सोल्यूट बनाना है, तो हम क्या लगा देते हैं, उसके सामने डॉलर लगा देते। इसके बारे में हम लोग को पहले ही बात कर ली है कि अगर हमने कॉलम के सामने लगाया तो कॉलम होगा, और रो के सामने लगाया तो रो होगी, है ना। तो ये कैसा है, ये एब्सोल्यूट पूरी तरीके से बना दिया। अगर हमने दोनों में से किसी एक के सामने लगाया हुआ है तो फिर क्या होगा, ये मिक्स्ड वाला होगा, है ना। और जो नॉर्मल हमारे पास में होता है, ये कैसा हमारे पास में, ये सेल रेफरेंस जो है हम लोग आमतौर पर यूज करते हैं, सिंपल ऐसा का ऐसा ही होता है, इसको याद रखिए। तो और इसका आंसर ये है डॉलर। किस लेयर पे IP एड्रेस का काम करता है, मतलब IP एड्रेस जो होगा वो किस लेयर पर काम करेगा। देखिए IP एड्रेस उस लेयर पर काम करेगा जहां पर डिवाइस को उसकी जरूरत होगी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि OSI मॉडल की जो थर्ड लेयर होती है उस पे क्या होता है, राउटर होता है, और राउटर के काम करने का तरीका क्या है, IP एड्रेस के थ्रू, है ना। तो राउटर कहाँ है हमारे पास, थर्ड लेयर पे है, और थर्ड लेयर पर ही किसकी जरूरत पड़ने वाली है, हमको IP एड्रेस की जरूरत पड़ने वाली है। तो याद रखना कहां पर, नेटवर्क लेयर पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस पैकेट फॉरवर्डिंग का कार्य करता है। पैकेट फॉरवर्डिंग, है ना, तो डेटा छोटे छोटे भागों में बटा हुआ रहता है। इंटरनेट पे जब भी डाटा है, नेटवर्क पे डाटा जब भी जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं पैकेट्स। तो पैकेट्स को क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। तो कौन करने वाला है, ये होता है नेटवर्क लेयर पर, वही हमारा राउटर, ये करने वाला है पैकेट को फॉरवर्ड। और पैकेट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटता कौन है, तो याद रखना पैकेट्स को छोटे छोटे भागों में कौन बांटेगा, TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और बांटकर क्या लगा देगा, हर एक भाग पर लगा देगा वो उसका IP एड्रेस, है ना। इसीलिए IP एड्रेस की जरूरत किसको है, राउटर को, और इसीलिए वो थर्ड लेयर पर है, ये भी याद रखिए। अगला है MS वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से क्या करते हैं हम लोग, तो ग्रेटर देन है तो जाहिर सी बात है फॉन्ट का साइज हम क्या करने वाले, इंक्रीज करने वाले हैं। फॉन्ट का साइज कैसे करेंगे, इंक्रीज करने के लिए, फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। लेस देन होता तो फॉन्ट का साइज कैसा होता, वो कम करता। बोल्ड इटैलिक का हमको पता ही है। किस प्रकार का मालवेयर यूजर की एक्टिविटी को सीक्रेटली मॉनिटर करता है। तो यूजर की जो एक्टिविटी होती है उस पर कौन नजर बिठाकर ऐसा लगा रहता है कि यूजर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो उस पर क्या करता है, जासूसी करता है। और जासूसी करने वाला हमारे पास जो प्रोटोकॉल है, सॉरी वायरस है या मालवेयर हमारे पास में है, बेसिकली क्या है वो, स्पाईवेयर है ना। वायरस क्या होते हैं, अलग अलग वायरस होते हैं, कंप्यूटर क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। वॉर में क्या करता है, ये अपनी खुद की कॉपी बनाता है, डिस्क फुल कर देता है। ट्रोजन क्या करता है, बहरूपिया वायरस है, आपको ऐसा लगेगा कि आपके काम की एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है, आप उसको डाउनलोड करेंगे, फिर वो आपके कंप्यूटर में धूम मचाएगा, है ना, तो सब कुछ खराब कर देगा, याद रखिएगा। तो हमारे पास स्पाईवेयर है जो क्या करेगा, आप पे निगरानी रखता है। किस मेमोरी की एक्सेस स्पीड सबसे तेज होती है, इसका आंसर तो हमारे एग्जाम में हमारा एग्जाम देने वाले हर एक बच्चे को पता रहता है कि सबसे तेज जो एक्सेस स्पीड होती है किसकी होती है, कैश मेमोरी की होती है सबसे तेज, है ना। इसके बाद फिर जाएंगे हम लोग रैम पर। हार्ड डिस्क तो बहुत स्लो होती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है, लाइनेक्स में फाइल परमिशन बदलने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है। क्या है, फाइल की क्या बदलना है आपको, परमिशन बदलनी है,
तो कौन सा कमांड हम लोग यूज करते हैं, याद रखना लाइनक्स के कमांड पूछे जाते हैं। ये प्रश्न लास्ट में इसलिए भी रखा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो लोग शुरू से वीडियो देखकर चले जाते हैं उनको ये प्रश्न नहीं मिलने वाला है ना। जो लोग यहाँ तक देखते आए हुए तो जाहिर सी बात है उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया होगा तो जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आपको बता रहे हैं लाइनक्स का ऐसा क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछता है, अलग अलग कमांड्स के लिए। सबसे पहले हमारे पास में RM रिमूव डायरेक्टरी करने के लिए, फिर हमारे पास में CH मोड, ये क्या करेगा, चेंज मोड, फिर हमारे पास में मेक डायरेक्टरी है, और फिर LS, ये क्या लिखा हुआ है, L है ये, है ना, और S। तो ये क्या है हमारे पास में परमिशन, क्या है, फाइल परमिशन। तो फाइल परमिशन बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका मोड चेंज करेंगे, क्या है, चेंज मोड वाला ऑप्शन सही है ना। मेक डायरेक्टरी बनाने के लिए हम लोग करने वाले हैं, RM रिमूव करने के लिए हम लोग करने वाले हैं, और LS क्या है, तो आपको ये लिस्ट देखने के लिए, है ना। लाइनक्स में ऐसी कौन सी कमांड है जिससे आप लिस्ट देख सकते हो, है ना। तो लिस्ट शो कराने के लिए हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, LS कमांड का यूज करने वाले हैं। चारों कमांड आप याद रखना, इसके अलावा और भी जो कमांड होगी तो उसको ऐसे लास्ट पे रखकर वो फिर आपको दी जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, 1 नंबर पक्का है। MS एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन किसके लिए उपयोग होता है, तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होना है और हर बार आता ही है आपसे, चाहे VLOOKUP पूछे या HLOOKUP। VLOOKUP मतलब क्या होगा, ये वर्टिकल है, HLOOKUP मतलब ये हॉरिजॉन्टल है। तो अगर आपको कॉलम में अगर कोई चीज ढूंढनी है, कॉलम में ही सीधे सीधे कॉलम में ढूंढना है तो क्या लगाएंगे आप, वर्टिकल, और अगर आपको रो में ढूंढना है तो क्या लगाएंगे फिर, हॉरिजॉन्टल। तो VLOOKUP और HLOOKUP दो तरह की हमारे पास कमांड होती है। VLOOKUP का यूज कहाँ कर रहे हैं हम लोग, जहां हमको वर्टिकली सर्च करना है। कैसा सर्च करना है, वर्टिकली, कॉलम के अंदर, इस कॉलम में हमको सर्च करना है तो हम क्या यूज करने वाले हैं, VLOOKUP। और HLOOKUP का यूज हम कब करते हैं, जब हमको ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसी रो रहती है, इस पे कोई डाटा सर्च करना होता तब हम HLOOKUP का यूज करते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया आज हमारे पास में 19 सितंबर का ये वीडियो हो गया। कल का एक वीडियो है वो भी रिकॉर्डेड क्लास में आएगा, और उसके बाद फिर हमारी चालू होने लाइव क्लासेस, शाम को वही 6:15 6:30 के आसपास में एक लाइव क्लास रहेगी। और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में आते हैं उनको हम लोग तैयार कराने वाला है। तो क्लास को स्किप मत करिएगा और सीधे क्लास के टाइम पे आ जाइएगा, या बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी अगर आप देख रहे हो तो देख लेना, पर तैयारी जरूर करके जाना। इस बार हाई स्कोर लेकर आना, सिर्फ पास होना हमारा मकसद नहीं है, हाई स्कोर हमारा मकसद है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, नई क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।